अवाम वैसी जमहूरियत पर लानत भेजेंगे। उनकी बात नहीं होती, उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाती असम्बलियों के अंदर, ऐवानों के अंदर, फिर वो ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजेंगे, फिर वो उसको सपोर्ट करेंगे जो आकर उनको रोटी देगा। अवाम को क्या चाहिए? उनको क्या फर्क पड़ता है किसको मखसूस नशिस्तें मिले और किसको ना मिले? क्या फर्क पड़ता है नैब तरमीम हो या ना? भाई रोटी नहीं मिल रही लोगों को, रोजगार नहीं है। जब अवाम की चीजें नहीं मिल रही तो अवाम क्या मांगेगी? उनको फिर जमहूरियत से भी कोई लेना देना नहीं। इमरान खान का ताल्लुक इल्यूमिनाटी तंजीम के साथ है और स्पॉन्सर्ड बाय रॉथस्चाइल्ड फैमिली, क्लोज लिंक है गोल्डस्मिथ के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो को बुश सीनियर मिले तो खास कहा गया कि ये हमारा बच्चा है, इसका ख्याल रख। बुश जूनियर था, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को मिला और उसने फिर कहा कि इमरान खान हमारा खास बंदा है, इसका ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजीज कहाँ से आई? इमरान खान की दिमाग की इख्तरा तो नहीं है, कायदा स्ट्रेटेजीज इंटरनेशनल लॉबीज बना के देती हैं। इमरान खान की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हाफिज आसिम मुनीर से, लेकिन इमरान खान हाफिज आसिम मुनीर से एक जंग लड़ रहा है और वो जंग अपनी नहीं है। तो भारत उसके बदले में क्या मांगता होगा कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर कर दो, कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे पाकिस्तान की हुकूमत बनाने में, तो फैसला आप कर लें कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव देखना चाहता है, आगे जाता हुआ देखना चाहता है, या उसको अफगानिस्तान बनाना चाहता है, या उसको इराक बनाना चाहता है, लीबिया बनाना चाहता है, शाम बनाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ दोबारा से अली रजा शाफ साहब हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत इस टाइम पे एक अजीब सा मोड़ ले चुकी हुई है। हर दिन नई कहानी है। अली भाई से हम पूछेंगे, अली भाई आज क्या हुआ, क्या हाल है अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत कुछ हो रहा है। क्या पूछें आज क्या खास आज हुआ, मुझे बताएं। ये सनम जावेद को आज रिहा किया, फिर पकड़ लिया, अंदर बाहर करी जा रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए, सनम जावेद का जो मामला है ना, एक तो आपने देखा मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला हुआ, हाँ जी। उसके बाद सनम जावेद अहमियत अख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि सनम जावेद टफ टाइम देती हैं अपनी तरफ से। किसको देती हैं? मरीम नवाज को देती हैं, मुस्लिम लीग नून को देती हैं। तो वो एक अहमियत अख्तियार कर चुकी थी कि इस मौके पर, चूंकि इमरान खान साहब ने भी पैगाम भेजा था सनम जावेद को, अब आप बताएं आपने कौमी असम्बली में जाना है या सूबाई असम्बली में जाना है? सॉरी काटूं, वो मिसाल सुनिए अपने ज़ात दी किरली शतीरा नु जफे। देखें, अब वो किरली रही नहीं है, आप जो कह रहे हैं, आप उसका उसका कद बढ़ गया। दिल साहब, आप ये आपको बात 6 फुट की होगी वो। नहीं, अब बात आपको माननी पड़ेगी, उसका सियासी कद बढ़ा दिया, बना दिया बनाने वालों ने। अच्छा, देखिए, आप केस बनाते हैं, आपने जेल में डाला, आप कम से कम ट्रायल करें, सजा दें किसी को। जब आपने निकाला, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, वो फिर केस बनता है, अगले ही लम्हे, अगले 2-4 दिनों में वो केस में से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसे सियासी कद बढ़ता है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें अदील साहब, आप, मैं भी तारीख का एक तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल तारीख का तालिब इल्म हूँ, आप देख लें जिसके साथ भी ऐसा हुआ है उसका सियासी कद बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो वो जो अभी आपने बात की ना, अगर ये बात आप 1 साल पहले या 9 मई से पहले करते ना, तो मैं बात आपकी मान लेता, लेकिन अब उसका सियासी कद बना दिया गया है। अच्छा अली भाई, मैं आज बड़ा मुझे हैरानगी हुई कि मैंने, खैर मेकअप तो रोजाना होता है ना, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी कोर्ट की। मुझे तो सुबह यकीन था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम भी तुक्के शुक्के लगा लेते हैं ना। आज सदीक जान वहां पर प्रॉपर टाइम दे रहा था, फिर इमरान रियाज का वकील, मुझे नाम नहीं उनका पता, वो साथ आज केस लड़ने के लिए गए हुए थे वहां पर। तो आज पूरा कुछ एक डिसाइडेड था। फिर पीटीआई का बड़ा डिजिटल चैनल उनके जितने भी हैं वो भी आज साथ थे। तो पूरी एक कैंपेन थी, मेरे ख्याल से जैसे पता था उनको कि ये होने वाला है, लेकिन वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, गाड़ी निकली और उसके बाद फिर क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये जो भी आपने बताया ना, पूरा इंतजाम क्यों हुआ कि सदीक जान आए, इस दफ़ा इमरान रियाज भी एक्टिव थे, सब एक्टिव थे इस दफ़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग एक्टिव थे। क्यों थे भला? ऐसे एक्टिव थे जैसे इमरान खान है, ऐसे ही थे ना। कोई सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की कोई बहुत बड़ी लीडर हैं, जिन मतलब कद इमरान खान, इमरान रियाज का तो उससे बड़ा कद है ना अगर देखा जाए तो, या सदीक जान या बाकी लोग। क्यों था? मतलब ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था कि जैसे फर्स्ट लेयर के को बहुत बड़ा लीडर है। तारीखी फैसला क्यों किया गया? इसकी वजह पूछे ना, क्यों किया गया, क्यों ऐसे किया गया? क्यों? देखें, पाकिस्तान तरीके, उनको मौका मिल गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब सनम जावेद को मखसूस नशिस्तों के जरिए मरीम नवाज के मुकाबले में उतारने का पंजाब असम्बली में मिल गया ना। अब हमेशा जो सनम जावेद का टारगेट रही हैं वो कौन है? वो मरीम नवाज रही हैं ना। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये राय पाई जाती है कि मरीम नवाज के मुकाबले में जो औरत की हुक्मरानी का बहुत बड़ा दावा किया जाता है, ये एक स्लोगन बड़ा रेज किया जाता है, तो फिर उनको भी इसका जवाब भी इसी में दिया जाए कि सनम जावेद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के तौर पर पंजाब असम्बली में उतार दें। खुदा का नाम ले यार। सर, अगर ये ऐसा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखें फिर होगा क्या असम्बली के अंदर, फिर होगा क्या? देखें, अगर उसको, ये चाहे जेल में हो,
चाहे जेल में रह कर भी वो अपोजिशन लीडर नामजद हो सकती है। फिर उसके आपके जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे। उन प्रोडक्शन ऑर्डर पर सनम जावेद को असेंबली में लाना पड़ेगा। सनम जावेद असेंबली में खड़े होकर के उसको प्रायोरिटी पर तकरीर के लिए माइक भी दिया जाएगा, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हो गई। तो जब वो बतौर अपोजिशन लीडर, आपको पता है ऐवान के अंदर एक कायदे ऐवान होता है, जो कायदे ऐवान मरियम नवाज हैं अगर, तो फिर एक अपोजिशन लीडर होता है जो कि कायदे ऐवान के बाद दूसरे नंबर पर, जिसका असेंबली के अंदर रोब दबदबा होता है। तो सनम जावेद जब इस तरह से टफ टाइम देंगी तो फिर आप देखेंगे क्या होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोच रही है, ये राय पाई जाती है, हो सकता है इस तजवीज के ऊपर। और इमरान खान साहब ऐसे तजुर्बे करने के हवाले से पहले भी मशहूर हैं, आपने देखा है, क्योंकि उसका स्टेक उसका पाकिस्तान नहीं, तो वो है वैसे नहीं। भी वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो ऐसा कोई काम कर देते जैसे बुजदार वाला किया था, तो वो ये कर सकते हैं। तो वो अगर अपोजिशन लीडर आ गई तो फिर आप देखेंगे कि मरियम नवाज के साथ फिर वो क्या करती हैं असेंबली के अंदर, क्या करेंगी, हैं क्या करेगी वो, जो पहले करती रही हैं। यानी कि देखिए टफ टाइम तो मिलेगा ना। फिर मुझे बताएं ना, फिर अवाम कहाँ पर गई, ये जो 16 करोड़ लोगों का जो ये सूबा है, ये लोग कहाँ पर जाएं? अगर एक पर्सनल लड़ाई लड़ी जानी है असेंबली में जाके भी, हम लोग कहाँ पर जाएंगे फिर? नहीं, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है आज तक? जब से गवर्नमेंट बनी आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? फौज। जब से नहीं, आपकी लड़ाई जब से गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट को उलझाया गया है। किस चीज में? मखसूस नशिस्तों के केस में उलझा दिया गया, उससे पहले नैब की तरमीम के केस में उलझा दिया गया आपकी अदालतों ने। अब जो है वो सुना है कि इमरान खान साहब की जो पटिशन है इंतखाबात की तहकीकात के लिए, वो पटिशन जो है वो मुकर्रर होने जा रही है। अब आप इलेक्शन आपके मुतनाज़ा होने जा रहे हैं, या फिर आपको इस केस गवर्नमेंट को तो इसमें उलझा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट अवाम का कब सोचेगी? अवाम का कौन सोचता है? कभी नहीं कोई सोचता। इससे पहले 16 माह की गवर्नमेंट देख लो, उसमें भी यही झंझट थे। इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट थी उनमें भी यही झंझट थे। आप अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म को देखें ना, वो क्या करते, इंतजामी अमूर में मुदाखलत। तो अवाम तो है ही नहीं, सिरे से नहीं है। ये सियासतदानों के अपनी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो इन चपकलशों से, इन आपस के खिलाफ शारों से निकलते नहीं है। अवाम की लड़ाई किसने लड़नी है? अल्दील साहब, आप तो बड़े सादे पाए गए हैं इस यानी कि अब हम सनम जावेद को तैयारी कर लें अपना, यानी कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन भी कंटेस्ट करेगी फिर आने वाले वक्तों में? वो सब कुछ करेगी सर। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन की छोड़े, आप अभी का जो देखें, अभी में वो सब कुछ है, उसके लिए ग्राउंड बहुत साफ है। उसको उसका कद बढ़ा दिया गया है ना। कौन बढ़ा रहा है उसका कद? है कौन बढ़ा रहा है? जो लोग पीछे फैसला साज हैं। आप किसी एक केस में सजा दे देना, आप पूरा पाकिस्तान आपने घुमा दिया। हर केस में जज उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। वो आज इमरान रियाज खान के वकील का खास तौर पे जाना वहां पर, फिर सदीक जान का वहां पर होना, तो कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। डॉट्स कनेक्ट आप ये भी तो देखे ना कि जब सनम जावेद को रिहा कर दिया गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सनम जावेद रिहाई के ऑर्डर होते थे और वो फौरन अपने वालिदैन के साथ, अपने वकला के साथ बैठ के एक आज़ादाना नकलो हरमत कर सकती थी। लेकिन जैसे आज उन्हें रिहा किया गया, वो इमरान जो अली शफाक एडवोकेट हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठी हैं और चली गई हैं। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसकी तरफ नहीं आ रहे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मखसूस नशिस्तों का मामला है तो इसलिए अब केस डिस्कमिस होंगे। ये बड़ी बारीक बात की थी इन्होंने, और बारीकी से इन्होंने टारगेट किया था सनम जावेद को। उन्होंने ये बताने की कोशिश की सनम जावेद के साथ जो हो रहा है वो मिली भगत से हो रहा है बेसिकली। तो उसने ये कहने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश की कि सनम जावेद के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। और उसके नीचे तैयबा राइजा साहिबा जो है, तैयबा ने ट्वीट कमेंट कर दिया कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो आप ये देखें, तैयबा साहिबा जब रिहा हुई थी तब भी उन्होंने इस तरह के एक मशकूक ट्वीट किया था। आप ट्वीट जरूर लगाइएगा इसके साथ जब आप पोस्ट करेंगे इसको। उन्होंने तब भी एक मशकूक ट्वीट किया था सनम जावेद के हवाले से, और उसने कहा था कि अभी मैं सारी चीजें बता नहीं सकती, लेकिन वक्त आने पे बताऊंगी। तो ये पीटीआई को की कुछ हलकों को भी तो उसके बाद फिर अचानक, बाद में आपको बताना ही चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर अचानक सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। ओफ, यानी कि कुछ पक रहा है पाकिस्तान में। तैयबा राजा ने भी तो भी बोला ना कुछ दिन पहले कि अगर पंजाब नहीं संभाला जा रहा तो मैं पंजाब को लीड करने के लिए तैयार हूँ।
तो ये क्या हो क्या रहा है? लेकिन हमाद अजहर है ना, हमाद अजहर अभी तक जो है वो रूपोश है, वो अभी तक उसने अच्छा मुझे पे आकर मुझे लीड नहीं बताएं, किया। देखें हमाद अजहर जो भी है पढ़ा लिखा आदमी तो है ना यार, देखें वो एक सेंसिबल आदमी है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन उसकी बेचारे के साथ इस टाइम पे बहुत बुरा हो रहा है, माना नहीं जा रहा। क्या बुरा हो? फवाद चौधरी के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है यार मुझे पार्टी में डालने, लेकिन बड़ी ज्यादती हो रही है। अभी चौहान साहब का मैं पॉडकास्ट किया मैंने चौहान साहब को कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने उनको हथनी बोला, तो गलत किया, हाथी बोल देते, ठीक है, तो कहते नहीं वो तो संडा। मैंने कहा मैं जी काइंडली ये मैं वर्ड्स ना मैं इसको एक्सपल्ज करता हूँ, ये मैंने माजरत की फौरन उसकी, लेकिन फिर मैंने डाल दी है क्योंकि मेरा तो काम बनता था ना लोगों को सुनाना, कम अज कम एटलीस्ट हो क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते अगर सनम जवेद के टॉपिक से हम अभी निकले हैं, तो आपको अभी क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर के पंजाब की अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई मरियम नवाज वर्सेस सनम जवेद होने जा रही है? देखिए सनम जवेद का अल्टीमेटली टारगेट तो मरियम नवाज ने, वो आज तक क्या कहती है आपने सुना है, उसके पेरेंट्स को सुना है, उसकी बहन को सुना है, उनका टारगेट क्या होता है? वो कभी फौज को टारगेट नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं उसकी करते। बहन तो करती वो है, कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि मरियम नवाज करवा दिया, उसके अबू भी करते हैं, वो सब ये कहते हैं, बल्कि मरियम नवाज के मुतालिक वो बाकायदा थ्योरीज लेके आते हैं कि मरियम नवाज ने हमें बार बार पैगाम भेजने का, माफी मांग लो तो छोड़ देंगे। तो वो तो उनका टारगेट ही मरियम नवाज है। आप पॉलिटिकली देखें ना तो वो तो राइवलरी है मरियम नवाज, तो ये इलेक्शन भी मरियम नवाज के मुकाबले में उसने लड़ना आगे, फ्यूचर है। मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, आप कभी 10 साल बाद या 5 साल बाद लगाइएगा क्लिप, दोबारा अपने पास सेव रखिएगा। मरियम नवाज के मुकाबले में तो बड़े मॉन्स्टर खड़े कर दिए गए हैं लाहौर में, खासतौर पर पंजाब में। एक है इमरान रियाज साहिब और एक है सनम जवेद साहिबा। ये दोनों फ्यूचर में मरियम नवाज के हरीफ हैं और मरियम नवाज को ये हरीफ इनका हमेशा से मुकाबला रहेगा आगे, उनकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसमें, खास तौर पर जो हल्के की सियासत है उसमें। आप सोचिए, मैं मफरूज़तन आपको बता रहा हूँ कि सनम जवेद हमारी वज़ीर आला पंजाब लग गई, अब क्या होगा? नहीं, ये टू अर्ली है इस तरह की बातें, तो अभी तो बड़े इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, होगा कुछ भी नहीं। इस बुजदार भी लगा था, क्या हुआ था? वही होना जो अवाम के साथ होता जाके कि मैं पंजाब दा शहबाज शरीफ है। हाँ तो यही होगा, ये मरियम नवाज कह देगी मैं मरियम नवाज लगी, मरियम नवाज लग गई हूँ। हाँ बात ये इररिलेवेंट बातें, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी देखें होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं। अभी तो सनम जवेद का कद जो बढ़ा दिया गया है, मैं आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ कि उसका फ्यूचर पॉलिटिक्स में अब मरियम नवाज के मुकाबले में है। लेकिन एक बात तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो उसने माँ बहन की गालियां निकाली ना असेंबली में जाके, वो दुनिया विटनेस करेगी। अब जो मजा आएगा ना असेंबली के अंदर, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से उसको जब पता लग गया है कि अब मैंने पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट की है वो कुछ हो रहा है, तो वो डेफिनेटली थोड़ी मैच्योर करेगी। गालियां नहीं देगी, हैं? उस गालियां नहीं देगी उसके बाद। नहीं, गालियां वो पहले भी गालियां कम देती थी, लेकिन वो जो बातें करती थी वो गालियों से ज्यादा होती थी। नहीं, उससे गंदी माँ बहन की गालियां निकाली हुई है यार, मेरे पास रिकॉर्डेड है मेरे पास गंदी माँ। एक पाकिस्तानी एक मुहज्जब औरत नहीं ऐसी गालियां निकाल सकती, तो मैं उसको तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मुहज्जब औरत, मुझे जितना मर्जी इसका नुकसान हो जाए इस बात का, लेकिन मैं नहीं तस्लीम कर सकता। वो नहीं है तो नहीं है। उसके वालिद साहब ने बताया था कि उनकी नहीं बनती उसके साथ। अब वो वालिद साहब के साथ सेटिंग हुई भी, आजकल दोस्ती यारी भी उनकी हुई भी, आज गले लगा रहे थे, लेकिन अंकल ने मुझे बताया और मुझे बड़ा परेशानी हुई कि यार, और वो कह रहे थे कि इमरान खान ने मेरी बेटियों का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा की कसम उसके अबू के क्लिप हैं, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, आपने इंटरनेट पे शायद देखे हो। वो बेचारे रोने वाले थे, कहते हैं ये अब तो खुश है वो कहते खा गया मेरी बेटियों को। हैप्पी ना हो यार, ही इज हैप्पी नाउ। नहीं, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। नहीं, रिग्रेट अब रहे नहीं है, जो मकाम मिल गया उसकी बेटी को, और वो सब कुछ रिग्रेट्स खत्म हो गए। यानी कि सब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, पावर सबसे बड़ी, फेम, फेस वैल्यू। चलें जी, हम फिर अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। अली भी क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? तकरीबन पिछले 9 दिनों में तकरीबन कोई 27-28 रुपये बिजली बढ़ गई। आज भी 7 रुपये 12 पैसे, और मजे की बात है कल भी 7 रुपये 12 पैसे, कोई 13 पैसे नहीं किया। उन्होंने कहा लोग सेम खबर समझे। फिर मैंने जब ट्वीट किया तो मुझे एक भाई का मैसेज आया, भाई ये कल की खबर है। मैंने कहा ये तेरे लिए ही उन्होंने ये रेट रखा है, क्योंकि कल भी यही पैसे बढ़े थे, आज भी यही पैसे बढ़े, तो तुम्हें लगेगा कल की खबर है। तो 2 दिनों में 14 रुपये, फिर 8 रुपये 33 पैसे बढ़ी थी, फिर 3 रुपये समथिंग कुछ बढ़ी थी, फिर 1 रुपया बढ़ी थी। कुल मिला के 2800 रुपये यूनिट बिजली का बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट से कम वालों को रिलीफ देंगे बशर्ते वो फाइलर हो। देखिए ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ये जो अभी सोलर पैनल्स का मामला शुरू किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम सोलर पैनल दे रहे हैं लोगों को, और उसमें जो शराइत हैं वो बड़ी अजीब सी हैं सर। वो ये एक तो ये रखी है कि 200 यूनिट तक जो बंदा है
वो फाइलर ना भी हो तो उसको हम दे देंगे। फाइलर अब ना भाई- भी हो, हाँ अच्छा, उसमें नहीं 200 या इससे कम का उन्होंने- जिसको भी सोलर पैनल मिलेगा उसको फाइलर होना जरूरी है मेरे नॉलेज में। नहीं उसमें कुछ है कम मतलब। बहरहाल बाय द वे बात मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें तो 3-4 शराइत ऐसी रिडिकुलस हैं जो समझ में नहीं आती। देखिए इस दौर में जो बंदा एक एसी रखता है अपने घर में, उसके 500-600 यूनिट जल जाते हैं। ऐसे ही है ना, बच्चे हैं घर में, गर्मी है, बच्चे नहीं बर्दाश्त करते, बाकी सारे मामला। और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ दिल साहब कि डायनामिक्स चेंज हो गए, वक्त बदल गया है, महंगाई का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। तो आज के दौर में 500-600 यूनिट इस्तेमाल करने वाला लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आता है, ठीक है। अब उस बंदे ने 2 मीटर घर में लगवाए ही हुए हैं, उसने पहले से लगवाए हुए हैं अपना इंतजाम। और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, बल्कि मोस्ट पूरा लाहौर बड़ा पड़ा है जहाँ पे 2-2 फैमिलीज रहती हैं, 2-2 पोर्शन हैं घर में, और उन्होंने अपनी सहूलत के लिए 2-2 मीटर लगवा रखे हैं। अब ये शर्त उसमें रख दी गई है कि जिसके 2 मीटर लगे हुए हैं उसको सोलर देना ही नहीं है, उसको ये सहूलत मिलनी ही नहीं है। भाई ये कितनी रिडिकुलस है बात। पहले तो आप देखें तो सही भाई, अब बाहर निकले तो सही, अब ये देखें तो सही कि भाई वो जो बंदा 2 मीटर लगा के बैठा हुआ है उसमें 2-2 फैमिलीज रहती हैं, हर बंदे ने अपना लहदा मीटर रखा हुआ है, किराए पे घर चढ़ाया हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है भाईजान कि अगर 2 मीटर लगे भी हैं तब भी उसका 2 मीटर लगा के भी 30-35 हजार बिल आता है, ठीक है। तो 2 मीटर वो फैमिली वैसे भी लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास में फॉल करती हैं यार। कथारसिस कर लूं, मिडिल क्लास जो होती है ना ये हमेशा मारी जाती है। 3 क्लासेस होती हैं, मैं आपको आज बोल्डली बताता हूँ। हम लोग ना कहते हैं ये 3 क्लासेस हैं, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक जो बहुत ही जिसको ऑप्रेस्ड क्लास कहते हैं। ऑप्रेस्ड क्लास जो होती है ना ये मांग लेती है, ठीक है। अमीर क्लास जो एलीट क्लास होती है वो छीन लेती है। सेंटर में सिर्फ मिडिल क्लास बचती है। इसमें अपर क्लास, लोअर मिडिल, अपर टियर, सारे जितने भी मिडिल क्लास के अंदर आते हैं ना वो सारे ये इस क्लास के अंदर आते हैं। मर मरा के हमारे जैसा बंदा कोई सोलर लगवा लेता है घर में। जब हम सोलर लगवाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई आप नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते, ग्रीन मीटरिंग आपको नहीं दी जाएगी। मैंने कहा क्यों यार नहीं दी जाएगी? उन्होंने कहा जी बस हमें गवर्नमेंट ने कहा हमने नहीं देनी। हालांकि वजीर आजम भी इस ब्लॉक में रहता है जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ, तो उनकी नाक के नीचे सोसाइटी ने बैन कर दी कि हम ग्रीन मीटर नहीं देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नंबर 1। चले जी ना दें, हम जैसे मर्जी रात को इसी नहीं चलाते, दिन के टाइम चला लेते हैं। मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूंगा। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में ना सूरज कम निकलता है। अब वो उनकी गवर्नमेंट क्या कहती है? उनकी गवर्नमेंट कहती है सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको देती है सोलर। वो कहती है अपने घर में सोलर लगाओ। लेट सपोज मैं सब्सिडाइज रेट पे अपने घर में सोलर लगवाऊंगा। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे मुझे जो जर्मनी की वापडा है बिजली है वो मुझे आती है 3 रुपए पर यूनिट में। अब वो जब मैं उनको क्लीन एनर्जी बना के दूंगा ना, सोलर से, शमसी तमनाई से बनी हुई बिजली दूंगा, तो वो मेरे से पता कितने मिलेंगे? 6 रुपए में। वो आम कंज्यूमर से डबल रेट में बिजली लेंगे, और जो हमें बिजली वो दे रहे हैं, जो कह रहे हैं फ्यूल से बन रही है, जो कि अच्छी बिजली नहीं है उनके अकॉर्डिंग, वो हमें 3 रुपए की देंगे। तो वो इस तरह अपनी आवाम को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि गरीबों को सफ़े हस्ती से मिटाने का पूरा प्रोग्राम कर लिया गया। जी, ये जो निज़ाम है ना मुल्क का, ये सारा निज़ाम रिवैम्प होने वाला है। यहाँ पर निज़ाम ऐसा है कि गरीब गरीबतर होता चला जाता है भाईजान, अमीर अमीरतर होता चला जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आपका जो पूरा खित्ता है ना एशिया में, इस सब में ऐसे ही है। अब इंडिया देख लें, एक अंबानी फैमिली है, वो कितनी अमीर है यार, पूरी दुनिया पॉकेट में डाल। 90 करोड़ लोग इंडिया में जो हैं वो 2 वक्त की रोटी नहीं उनके पास, अगर उनको गवर्नमेंट राशन ना दे तो। 8 करोड़ लोग चूहे खा के सोते हैं। तो कोई दुनिया में जहां भी है, लगी तो गरीब की हुई है। नहीं, दुनिया में नहीं है। दुनिया के निज़ाम बहुत अच्छे भी हैं दिल साहब। आप यूरोप का निज़ाम देख लें, आप बाकी जो वेस्ट का निज़ाम है बहुत अच्छा है। वहाँ पर अगर कोई जॉबलेस है उसके वजीफे लगाती है गवर्नमेंट यार उसको। उनका निज़ाम इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर एक बंदे का हॉस्पिटल से पाला पड़ जाए, उसकी तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की। ठीक है, बात यह है कि हमारा ये सिस्टम पूरा रिवैम्प होने वाला है। और यहाँ पर देखें, आप अशराफिया को हाथ ही नहीं डालता, आपने टैक्स सारे गरीबों पे लगा दिए। अली भाई मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। अभी मैं आपको ये अपने हेल्थ की बात की ना, तो मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे भांजे की तबीयत ख़राब थी, तो वो हमारे घर था, हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना था। वो इस तरह हुआ कि उसको कोई बुखार शुखार था, तो रात के कोई 2 बजे थे, तो हमें ना शक पड़ा। हमने कहा चलो यार हमने इसकी एक थर्ड ओपिनियन भी ले लेते हैं, सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो व्हाई नॉट हम ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाते हैं। हम लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। मैं गाड़ी लगा रहा था गेट पे, तो उसने मुझे कहा कि सर अपना ID कार्ड दे दे।
इस बात के गवाह मेरे माँ बाप हैं। मेरे अबू की तो डेथ होगी, मेरी मदर है। मैंने उसको अपना आईडी कार्ड दिया, मैंने कहा अब वापस करो। कहते नहीं सर आप अंदर जाएंगे आपको वापस मिल जाएगा। मैं अंदर के एक और गार्ड खड़ा था और मुझे उसने बहुत ग्रीट किया और उसने मुझे इमरजेंसी की तरफ टिल्ट कर दिया। मैं इमरजेंसी के ऊपर गया तो हमने पहले देखना था अंदर माहौल कैसा है। मेरी बहन गई, उससे जाके देखा अंदर कि क्या सूरत हाल है, अगर कुछ वहाँ पर कोई जाने का अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमने अंदर लेके जाना, बच्चे को अदरवाइज अंदर नहीं जाना क्योंकि 100 बीमारियाँ होती हैं। मीनवाइल मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ के मैं जब दोबारा गार्ड के पास आया तो वो गार्ड मुझे कहता है जिसने मुझे टिल्ट किया था इमरजेंसी की तरफ कि सर 500 रुपीज़ दे दें और इधर पार्क कर लें। मैंने कहा यार 500 किस चीज़ के, रात 2 बजे हुए थे। कहते सर ये डॉक्टर की पार्किंग है ना तो आप इधर पार्क कर लें, 500 रुपीज़ दे दें। मैंने कहा अच्छा मुझे ना पर्ची दे दो, क्योंकि मुझे एम्बेरसमेंट हुई, मेरी माँ बैठी हुई थी साथ। मैंने कहा यार ये तो गलत बात हो जाएगी। मैंने उसको ना दे देने थे 500 रुपया। मैंने कहा यार मुझे पर्ची दे। तो कहता सर पर्ची तो कोई नहीं है। ठीक है, खैर मैंने उससे कहा नहीं यार मैं तो नहीं दूंगा 500 आपको, अगर आप मुझे रसीद नहीं दोगे तो मैं बाहर हॉस्पिटल के गेट के बाहर गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ। उसने मेरा कार्ड मुझे वापस किया, कहता और गुस्से से कहता सर प्लीज। अच्छा मैं आगे गया तो मुझे हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी पार्क नहीं करने दे रहे थे। वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि भाई अंदर आ, 500 रुपया दे और उधर वहां पर लगा। तो यार मुझे बताएं अगर एक गरीब बंदा चला जाए ऐसे हॉस्पिटल में, उसके साथ रात के टाइम उसको अपने मरीजों की पड़ी और उसके साथ ये हो रहा हो तो यार कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है यार। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा यार उसके ऊपर। और मजे की बात है ये मैं वीडियोफाई कर चुका हूँ, मैं वीडियोफाई कर चुका हूँ। फिर मैंने सोचा यार ये मैं डालूंगा ना, अभी भी आपसे बात कर दी ना तो मुझे तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा यार वेनेमस सोसाइटी होगी और लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, इंतशार आएगा, तो मैंने उसको डाला नहीं, अपलोड नहीं किया उस क्लिप को। वरना मेरा दिल चाह रहा था मैं उनकी शक्लों के साथ उसको अपलोड करूं गार्डों की। तो अगर ऑब्वियसली ये कोई सुन रहा है आपके तवज्जुह से भी अगर किसी के पास जाता है तो काइंडली एक्शन इस्तेसाल है ना। देखिए मैं इस्तेसाल पे एक बात करता हूँ, यहाँ पर यही तो मसला है कि जिसका, ये बड़ी पुरानी और बड़ी झटकी सी मिसाल दी जाती है कि जिसका जहां पर दाल लगता है वो लगाता है। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किससे बिलोंग, किस सोसाइटी से, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग, बिल्कुल ऑप्रेस्ड किस क्लास से, लोअर क्लास से, लोअर लूट रहा है। हाँ लूट रहा है ना, मांग रहा है, उस लूट रहा है, उसका जहां पर जितना दा लगा वो लगा रहा है। अब जो इशराफिया है बहुत ऊपर बैठा है, उसका भी जहां करोड़ों अरबों में दा लगेगा वो तो लगाएगा। तो खुद को भी तो सही करो ना भाई। अब हमेशा आवाज उठाते हो ये सही नहीं है, हुक्मरान ठीक नहीं है, खुद भी तो ठीक करो। खुद एहतसाबी किधर है यार? मैं देखे मेरे पास जस्टिफिकेशन है इस चीज की। अगर कोई बंदा खुदा ने बोला है खुदकुशी हराम है तो अगर कोई रोटी चोरी कर लेता ना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तो ठीक है, जस्टिफाइड है वो। लेकिन अगर मेरे घर में 500 रोटियां हैं ऑलरेडी और उसके बाद मैं एक रोटी चोरी करता हूँ तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास उसकी। हजरत उमर फारूक ने कहा था जरा फरात के किनारे कुत्ता मर जाए मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, मैं रियासत का हुक्मरान उसके लिए उसका जिम्मेदार होगा। तो जो ये जो ऑप्रेस्ड क्लास है ना इसको ठीक करने की बात ना करें, लीड कैप्चर को ठीक करने की बात करें, आप आईबीपीस की बात करें, आप ये पार्लियामेंटेरियंस की बात करें। अगर आप मुझे बताएं बिजली का यूनिट इतने महंगे हो गए तो व्हाई नॉट पार्लियामेंटेरियंस को बिजली का यूनिट देना पड़े। जो हमारे लिए कानून साजी कर रहा है उससे तो बिल पे ही नहीं करना, उसकी तरफ से 2000 रुपए का हो जाए 4000 रुपए का यूनिट हो जाए वो तो बिल पे ही नहीं कर रहा। खैर अली भाई ये तो एक हीटेड डिबेट हो जाएगी, मेरा अपना कैथारसिस है एज अ पब्लिक। नहीं आपके कैथारसिस को मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, उसकी वजह देखिए बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब एक मैं अभी आपने जो बात की ना कि इन्होंने जेब से तो यूनिट्स देते हैं, इनको फ्री दिए जाते। एक 18वें ग्रेड का, 19वें ग्रेड का, 20वें ग्रेड का, 21वें ग्रेड का ऑफिसर है, ठीक है, 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सीनियर है, सीनियरिटी के बेस पे उसका हर दफा से बजट में उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है ना। उसके बावजूद उसको गाड़ी भी मिलती है, उसको घर भी मिलता है, बाकी सारी चीज सारी उसको मिलती हैं। उसके बावजूद उसको बिजली की यूनिट फ्री दिया जाता है। क्यों? वो गरीब है, वो फकीर है। तो यार खुदा का नाम लो यार। एक तो उसको इतनी ज्यादा सहूलतें आप दे रहे हो और मुल्क की खिदमत कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे, आप उसको 2-2 हजार यूनिट फ्री दे रहे हो यार। और ये अभी आप काउंट कर लें कितने हैं ये फिगर, आप देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको निकाल के बताऊंगा आपको कितना फिगर है जिनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। वापडा के मुलाजमीन उनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। क्यों भाई? एक तो उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, लाखों में वो सैलरीज ले रहे हैं, उसके अलावा उसकी सहूलतें अलहदा हैं, और फिर ऊपर से पता नहीं वो कितना माल बनाते हैं, फिर उनको बिजली की यूनिट भी फ्री देते हो। और वो जो उनको फ्री दिए जाते हैं वो कसर किससे पूरी की जाती है? आपके मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल हमारे से। अली भाई अभी मखसूस नशिस्तों का एक केस आया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए मखसूस नशिस्तों का जो फैसला ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला दिया साहब। इसको आप तारीख के पैराहे में देखें। मैं ये समझता हूँ तारीख का तालिब इल्म होने के नाते ये वैसे ही फैसला जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला था।
ओके। जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले को उस वक्त तो बहुत से लोगों ने जस्टिफाई कर दिया था, ठीक है, और जिन लोगों ने उस वक्त जस्टिफाई किया था, जब वक्त बदला, जब ताकत किसी और के पास गई, उन लोगों ने भी कन्फेशन किया था कि ये फैसला जस्टिफाइड नहीं है। मैं इस फैसले के भी उस तनाजुर में देखता हूँ, ये फैसला जस्टिफाइड नहीं है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए उसकी वजह है कि यार एक फरीक है जिसने मांगी नहीं है मखसूस नशिस्तें, चलो आप उसको दे दो, नजरिया जरूरत के तहत ही दे दो उसको, कि आप चाहते हो कि यार थोड़ा बहुत चलो आइन में, यहाँ पे आइन खामोश है तो चलो यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत तशरीह कर दो, आप सुन्नी तहाद कौंसिल को दे दो। लेकिन वो जमात जिसने यार मांगी नहीं है, आप उसको वो नशिस्तें दे देंगे तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक तो ये बात है सर। दूसरी बात है, इस फैसले के बाद बहुत सी चीजें समझ में आ गई हैं, वाजिया हो गई हैं। वो ये है कि दिल साहब पावर शिफ्ट हो गई है। अच्छा। एक वक्त था कि हमें ये कहा जाता था, बताया जाता था, या सामने था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, ताकत का सरचश्मा वो है असल में, अवाम को अवाम नहीं है, ये इल्जाम लगाया जाता था ना, क्लेम किया जाता था कि ताकत का सरचश्मा जो है वो फौज है जी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। वो नहीं रहा, अब पावर शिफ्ट हो गई है। ये बड़ी बड़ी खतरनाक गेम है। ये हमारे चंद अदलिया का किरदार ये कर रहे हैं इसमें कि ये पावर शिफ्टिंग हो रही है, ये पावर शिफ्ट हो चुकी है। ये अब जो है ये आपकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मजलूम बन चुकी है, और वो जो आपकी असल एस्टेब्लिशमेंट जो शारे दस्तूर पे बन चुकी है, जिसने अपने हाथ में पावर ले रख ली है, जिसने नवाज शरीफ की भी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ को भी उतारा था वजारत उज़्मा के ओहदे से, और अब भी आप देख लें कि वो कोशिशें वहां पर हो रही हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि पावर मुकम्मल तौर पर उधर शिफ्ट हो चुकी है। वो ऐसा लग रहा है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर दिखाने के लिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने के लिए, मजलूम दिखाने के लिए वो ऐसे फैसले भी कर रहे हैं कि जो गलत है उनको भी दुरुस्त बना के पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। मतलब ये जो मुंह को खून लग गया उधर, ये मुल्क के लिए ये बैलेंस बिगड़ रहा है, आपके अदारों का, आपका ताकत का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो जब ताकत का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो फिर उसके जो नताइज हमने हिस्ट्री में भी देखे हैं वो बड़े खतरनाक अली भाई कहीं इसमें ऐसी वजह नहीं, जब साकिब निसार थे चीफ जस्टिस, तो हमें सिर्फ साकिब निसार का पता था, आजू बाजू जितने लोग थे उनका नहीं पता। अब काजी साहब भी आए हैं, तो काजी साहब के साथ वाली जो पौध है ना, हमें सबके नाम याद हो गए हैं। या ये मार्केटिंग वाला चक्कर तो नहीं है कि ये कहते हैं पॉपुलर डिसीजन लेना है हमने, कि यार जिस तरफ सोशल मीडिया जा रहा हो, मिसाल के तौर पे कि अगर उनको लगे कि यार नून लीग की सोशल मीडिया टीम या जो गवर्नमेंट की सोशल मीडिया टीम है वो हमें सपोर्ट नहीं करेगी, बेशक हम फैसला मेरिट पे दे दें। दूसरी तरफ उनको ये है कि अगर हमने इनके खिलाफ फैसला दिया तो ये हमारे बीवी की गंदी तस्वीरें बनाएंगे, हमारी बेटियों की गंदी तस्वीरें बनाएंगे, हमारी माँ को गालियां देंगे, बाप को गालियां देंगे, उनको कब्रों तक छोड़ के आएंगे, हमें गंदा कर देंगे, हमें नेगेटिव बना देंगे। फिर एक सहाफ़ी बरादरी है उस खास मखसूस सियासी जमात की, जो उस जमात के लिए अपना सब कुछ तन मन धन लगा चुकी हुई, उनका लास्ट सर्वाइवल वो जमात है, वो फिर उनको गंदा करने लग जाती है। तो क्या इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का भी कमजोरी है या हुकूमत की डिजिटल टीम की कमजोरी है कि वो एक ऐसा नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पा सकते कि वो मेरिट का डिसीजन भी नहीं दे पा रहे? देखिए दिल साहब, दो बातें हैं इसमें। पहले तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं दोनों को बड़ा अच्छे से एलैबोरेट करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। पहली बात हुई कि कुछ दिन पहले, एक गुज़श्ता दिनों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था। उन्होंने क्लेम ये किया था कि एजेंसियाँ हम पे दबाव डालती हैं और फैसले लेने की कोशिश करती हैं। किया था बड़ा बयानिया, बड़ा नैरेटिव एक जमात ने उस पर बनाया था। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले ने उस खत का जो सारा असर है वो ज़ायल कर दिया है, उसको अगर आप कह लें कि उसको झूठा साबित कर दिया है। देखें, एक वक्त होता था कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को आप जानते हैं, उन्होंने खुद बताया, बकौल उनके वो बताते हैं कि जनरल फैज साहब उनके पास आते थे और कहते थे कि मेरा बॉस मुझे ये कहता है कि तुमसे हाई कोर्ट का एक जज मैनेज नहीं हो रहा, और फिर जनरल फैज साहब वो जज मैनेज करके दिखाते हैं, और वो ऐसा मैनेज करते हैं कि वो जज मरियम नवाज और नवाज शरीफ के फैसले के दौरान अपने ओहदे पर नहीं रह पाता, वो उसको हटवा के दिखाते हैं। तो अगर आज भी तो वही ISI है ना, वही एजेंसियां हैं, अगर उन्होंने प्रेशर डालना होता, अगर उन्होंने दबाव डालना होता, तो फिर वो जज मैनेज करके दिखाते। वो 8 और 5 का जो फैसला आया है, उसको 8 को अपने हक में और 5 को इमरान खान के खिलाफ करके दिखाते।
करके दिखाते ना, फिर वो जज मैनेज, यार पहले वही अदारा ना जिसने जज मैनेज किया शौकत अली सिद्दीकी को ओहदे से हटवा दिया ना, कैसे भाग दौड़ करके, और बड़े तेजी से हुआ था। सिद्दीकी साहब को सुना भी नहीं गया था। पहली बात तो ये कि अब ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है एजेंसियों पे, वो तो ख़त्म हो गया आपका कि जज मैनेज किए जाते हैं। जज नहीं मैनेज, मतलब वो बैठे हुए न्यूट्रल है, वो अगर वो होते तो फिर वो जज मैनेज करके दिखाते। नहीं एक सेकंड, अब वो न्यूट्रल है एग्जैक्टली, मुझे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी। देखिए वो न्यूट्रल है तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, और वो भी खिलाफे, मेरी ये राय है कि इसमें आइन में इसकी गुंजाइश शायद नहीं है। अगर वो न्यूट्रल ना होते तो ये फैसला बदल के दिखाते। मैं मुझे एक बात बताए ना कि मिसाल के तौर पे जज जितने भी हैं या जो भी है वो आईएसआई के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बात तो क्लैरिटी के साथ हमें पता लग गई देख लिया ना आपने कि अगर होते तो फिर फैसला वो वाला आता, फिर वो किसके कंट्रोल में है इस टाइम पे? किसके कंट्रोल में है? वो सवाल जो आपने दूसरा किया उसका जवाब देता हूं। लगता ये है, आप अस्मा बखारी साहबा को सुन ले, अगर मैं उन्हीं के जो रिमार्क्स हैं उनको अडॉप्ट करूं तो वो बता रही हैं, वो एक पॉपुलर नैरेटिव के कंट्रोल में कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहा है। इधर मशहूरी ज्यादा होगी, हम हीरो बन जाएंगे। अब देखिए जनरल बाजवा साहब ने शाहिद मेहतला साहब को एक विदाउट एट्रीब्यूशन एक इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने क्लेम किया था कि जनरल बाजवा ने बात, उसमें वो बताते हैं कि घरों से प्रेशर पड़ता है बीवियों का। और फिर पैनमा में जब नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई थी, तो उस सजा सुनाने के दौरान उस पैनमा के बेंच के जितने भी जजेस थे, उनकी फैमिलीज कोर्ट के अंदर मौजूद थी सजा सुनने के लिए। वो अपने प्राइवेट महफिलों में बाकायदा इसको डिस्कस करती थी फैमिलीज उन जजेस की। तो प्रेशर तो है, पॉपुलर नैरेटिव भी है, यही तो यहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। देखें, आपने सवाल किया कि हुकूमत की ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। देखिए नून लीग इंफ्रास्ट्रक्चर में, नून लीग काम करने में घोड़ों की तरह काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। इस मुल्क में बहुत सी चीज़ें उनकी हैं, उनके मरूने मिन्नत हैं, मोटरवेज हैं, जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये जहाँ पे मार खाते हैं, जहाँ पे अभी तक ये 90 की दहाई से बाहर नहीं निकल रहे, अपने पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को समझ नहीं रहे, यूथ की पल्स को समझ नहीं रहे, यहाँ पे ये मार खा रहे। ये सिर्फ ये नहीं मार खा रहे, इनकी वजह से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी मार खा रही है, वो लोग भी मार खा रहे। देखिए हर हुकूमत के साथ फौज सेम पेज पे होती है, जो भी हुकूमत आएगी फौज ने उसके साथ सेम पेज पे होना होता है। मुल्क चलाना जी, ठीक है मुल्क चलाना है। अच्छा वो मुल्की अदारे हैं, उन्होंने खुल के आके तो अपने दफा में कुछ नहीं करना, किसने करना होता है? हुकूमत ने करना होता है ना उनके लिए जो भी करना है। तो इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से वो भी मार खा रहे हैं। वो कैसे? उन्होंने इनके लिए कितना किया, कितना करने से मुराद है, इनका भी वो साथ दे रहे हैं ना, साथ जो एक जायज आइन और कानून के मुताबिक बनता है। ये क्या कर रहे हैं? इनसे ना नैरेटिव बन पा रहा है। 100 दिन से ज्यादा हो गया इन दोनों हुकूमतों को, पंजाब की गवर्नमेंट को खास तौर पर, वफाक की गवर्नमेंट को। कहीं पे आपको कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डिजिटल कैंपेन नजर आई, कुछ टीम नजर आई, जुनैद अकरम की, वो मैं अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टीम नजर आई, कुछ नैरेटिव नजर आया। देखिए नैरेटिव बिल्डिंग ही सबसे बड़ी चीज है। अभी बात हो रही थी, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नैरेटिव नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून समझती है कि अदालतों के फैसले इनके हक में ना आने को ये नैरेटिव बना लेंगे, तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव बन सकता है, लेकिन आप बना नहीं सकते। सर फुल टॉस थी, अदील साहब, अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट से इनको फुल टॉस मिली थी पार्लियामेंट को। ये चाहें तो मंडे को जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास है, पार्लियामेंट में खड़े होकर उस फुल टॉस पे छक्के पे छक्का मार सकते हैं। ऐसा नैरेटिव बनाएंगे, सब बैकफुट पर चले जाएंगे। ऐसी फुल टॉस दी है जजों ने। लेकिन क्यों नैरेटिव बनाएंगे वो? यही तो कमजोरी। यार मैं आपको बताऊं, जब भी इनकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, इसी एक पॉइंट पर होगी। अच्छा, नून लीग की जब भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई होगी तो इसी पॉइंट पर होगी कि हम आपको दुबा रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दुबा रहे? बात ये है कि यार उनके लिए किसने करना है? गवर्नमेंट का काम है। इस वक्त सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन चल रही है, इतनी मलिशियस किस्म की कैंपेन चल रही है कि मेन अकाउंट्स कर रहे हैं जी। क्या उनको क्या कैसे मुझे एक बात बताएं, शहबाज गिल एक जज के डांस करते हुए की वीडियो निकाल के उसको एक जज के नाम के साथ जोड़ रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। हमारी वजारतें हमें ट्वीट करके बता रही हैं, ओ भाई हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो पता। एक्शन लो, एक्शन अवाम ने कर लेना ना। मैं आपके ये हाथ जोड़ के कि अगर एक्शन हमें आप बता रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ओ भाई हमें क्यों बता रहे हो, हमें पता है। या तो हमें दो कंट्रोल, हम उसका जवाब दें, अदरवाइज कंट्रोल आपके हाथ में, आप हमें मत बताएं,
हमें पता क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, हमें पता शहबाज शरीफ ने इस टाइम के ऊपर शहबाज गिल ने इस टाइम के ऊपर जो वीडियो अपलोड किया है जज को, शहबाज गिल के ऊपर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन आप एक वीडियो बना के बरीजुमा हो गया कि जी हमने अपना काम कर दिया। खैर अली भाई, मैं इसके साथ साथ ही एक सवाल देखिए, मैं कपल करूंगा, मैं इसमें एक सवाल कपल करूंगा, बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है? नवाज शरीफ साहब जहाँ अपनी सियासत, शायद वो नजर आ रहा है कि वो डिसहार्ट हो चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब अगर डिसहार्ट हो चुके हैं, वो सियासत छोड़ना चाहते हैं, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो ये तरीका नहीं है। उनकी सियासत का जो अरूज था ना, इस वक्त वो देखे पाकिस्तान की सियासत में सबसे वफादार और सबसे सीनियर सियासतदान है, उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो और जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब का जो एक अरूज था, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, उनकी सीवी में बहुत कुछ है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी, एज ए पॉलिटिशियंस भी। उनकी सियासत अगर वो छोड़ना भी चाहते हैं, उनकी सियासत का जो इख्तिताम होना चाहिए ना दिल भाई, वो ये नहीं है जो वो कर रहे हैं, बहुत बुरा इख्तिताम कर रहे हैं अपनी सियासत का। सियासत से अगर किनारा कशी करनी है तो एक शानदार इख्तिताम के साथ करें। इसमें एक चीज ऐड करूं, अभी वर्ल्ड कप गुजरा ना इंडिया का, तो रोहित शर्मा ने अपना जो रिटायरमेंट ली उसने फाइनल जीतने के बाद ली, यानी एक बड़ा स्टेज सेट किया, बताया कि जी एक बेंचमार्क बनाया उसने कि भाई मैं अब रिटायरमेंट लेने लगा हूँ, ये मेरा आखिरी मैच है और बस अब मैं वर्ल्ड कप जिता दिया, उसने सब कुछ करके गया। तो ये नवाज शरीफ के लिए ये क्यों नहीं चीजें ये की जा रही? क्या इसमें इंटरनल कोई पॉलिटिक्स है नवाज शरीफ के खिलाफ? इंटरनल पॉलिटिक्स देखे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक नवाज शरीफ खुद नहीं चाहेंगे। अगर कोई ऐसी है भी तो नवाज शरीफ साहब बहुत सीनियर है यार, उनके हाथ में बहुत कुछ है, सब कुछ नाकाम बना सकते। यार मैं इसमें मादुद के साथ, मुझे 2019-20 के अंदर ना मौका मिला, तो मैंने इनको कहा कि यार खुदा के वास्ते नवाज शरीफ को डिजिटल मीडिया के ऊपर एक्टिव करो। ना नवाज शरीफ का फेसबुक पेज, ना ट्विटर अकाउंट, कुछ भी नहीं था। डिजिटल मीडिया पे आप नवाज शरीफ को एक्टिव करो। तो मुझे कहा गया जी वो मियाँ साहब जो है ना, वो आप बात ही गलत कर रहे हैं जी, मियाँ साहब तो हैं, मियाँ साहब तो सोशल मीडिया के बंदे ही नहीं है। और मैंने कहा भाई वो 3 दफा का वजीर आजम है, उसको पता है अवाम को चार्ज कैसे करना है। तुम लोग जिनको जुम्मा 4 दिन हुए, ना तुम्हें सोशल मीडिया का पता, ना तुमने कभी स्टेज पे जाकर कुछ 100 बंदों से बात की है, ना तुम्हें पता कि मैंने वोट कैसे लेना है। तुम डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, बनाई। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ को डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये आधे घंटे का टाइम दे देना कि नवाज शरीफ साहब आप आधे घंटे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी बनाए। इनको क्या करना चाहिए जो लोगों के दिलों के अंदर पेनिट्रेट करे, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, बात कैसी करनी चाहिए, कौन से लोगों को आगे लेके आना है। उस टाइम पे भी तो होता होगा ना कि कौन से लोगों को टीवी पे लेके आना है। आधा घंटा दे देना नवाज शरीफ अगर इस चीज के ऊपर, तो बीट ही नहीं कर सकता कोई मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया को। लेकिन प्रॉब्लम यह, वो कहते हैं जी मियाँ साहब तो डिजिटल मीडिया के बंदे ही नहीं है, उनको पता नहीं है। ओ भाई वो 3 दफा नैरेटिव बना चुका है इस मुल्क के अंदर। इमरान खान सोशल मीडिया का बंदा है, सारा नैरेटिव इमरान खान बनाता है। इमरान खान की एज कितनी है? ऑलमोस्ट 72 73। नवाज शरीफ साहब की कितनी है? मेरे ख्याल से इसके करीब ही होगी उनकी भी। ठीक है, 10-12 साल का ही होगा ना फर्क, मेरा नहीं ख्याल, शायद मुझे आप एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा। क्या वो सोशल मीडिया का बंदा है? बिल्कुल नहीं, इमरान खुद करना होता है सब कुछ नहीं खुद करना होता। आपके प्लानर्स हैं यार, वो आपने उनको एक डायरेक्शन देनी होती है। तो अपने मशीर चेंज कर लेने चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ सोशल मीडिया का बंदा नहीं है, तो आपको पॉलिटिक्स डायनामिक्स की समझ नहीं आ रही। भाई मुझे तो ये भी बंदे एक ने बोला कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तगड़ा आदमी था, उसने कहा मैं तो सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं हूं। मैंने कहा यार खुदा के वास्ते किसी और का कहना बोला, अगर आप सोशल क्लेम कर रहे हो कि मैं सोशल मीडिया का बंदा नहीं, तो आपको साइड भी हो जाना चाहिए। तो भाई मेरी अभी भी अली भी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ थोड़ी सी इनको समझदारी का मुजाहरा करें, नवाज शरीफ के जाके हाथ पैर पकड़े और उनको कहें जी आधा घंटे में हमें सोच के बताएं कि हमने सोशल मीडिया पे कैसे नजर आना है। वो आपको बताएगा कि यार ये बंदे चूज कर लो, ये बंदे कंटेंट बनाया करेंगे, ये लाइंस होगी, इन लाइन के ऊपर बात करनी है आपने, टीवी पे ये लोग जाया करेंगे, हमारे ग्राफिक्स ऐसे पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा लगना है, लीडरशिप की जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं वो उस बंदे के अंदर हैं, तो आप उससे पूछें। अब आप क्या कर रहे हैं, एक XYZ मेरे टाइप के बच्चे से पूछ रहे हैं कि यार आप बताएं सोशल मीडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओ भाई आपके पास इतना बड़ा सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का एक्सपर्ट है कि अगर आधा घंटा वो बंदा डिजिटल मीडिया पे लगा दे, नवाज शरीफ डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाने पे लगा दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इमरान खान का नैरेटिव पानी हो जाए। ये मेरा बिलीव है। क्योंकि यार देखे ना, मैं म्यूजिक करता हूँ, हम स्टेजेस पे होते हैं ना, कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो हमारे आगे कई दफा ना 5-5 हज़ार लोग होते हैं, हम उनके आगे गिटार बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
तो गाने गा रहे हैं, तो होता ये है कि आप लोग सिंक कर जाते फौरन 5,000 लोगों के साथ, पता लग जाता है। अब नवाज शरीफ जो है उसके आगे करोड़ों लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों की साइकी का पता। तो मैं चाहूंगा यार कि आप तो माशाल्लाह बड़े कनेक्टेड आदमी है खास तौर पे, तो आप करें बात यार उनसे। मैं काश कनेक्टेड होता और मैं समझाता। और वैसे भी जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनसे उनकी दुश्मनी है, और जो बंदा समझदार लोगों से भी दुश्मनी है समझदार उनकी, लोगों हाँ। से दुश्मनी है। आप देखें ना कि इस वक्त ये हुकूमत सब कुछ कर रही है, मरीम नवाज कितनी मेहनत कर रही है, बड़े काम कर रही है, 100 दिनों में बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई नहीं ले सकता इतने बड़े। उसने पंजाब की तारीख में एक जो है वो अपना निशान छोड़ दिया है। लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मरीम नवाज का मुकाबला करने करीब पहुंच, लेकिन लेकिन जीरो मरीम कर दिया नवाज जी। जीरो है जब तक आप इसकी राइट प्रोजेक्शन नहीं कर सकेंगे। आपने पता नहीं आपके कौन से मशीर हैं जिन्होंने आपको 100 दिनों की कैंपेन चलाने का इतना बैड आइडिया दिया। वो जो कैंपेन आपने पैसे लगा के भी अपने वो जो 100 दिनों का काम था ना, वो सारा काम बदनामी में बदल लिया। भाई जुनेद अकरम ने बोला कि मैं ये जो 30-35 लाख रुपए मुझे मिला है मैं अपनी लाइब्रेरी को फंड कर दूंगा। ओ भाई एक बंदा उसको फोन करके कहता भाई गवर्नमेंट को वापस कर दे, हमारे खजाने से पैसे गए ना, वापस ले लेते उससे पैसे। किसी ने वो भी हिम्मत नहीं की यार। बात हिम्मत करने की नहीं अदील साहब, नहीं क्यों नहीं की हिम्मत, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताया जुनेद अकरम से किसी भी बंदे ने फोन करके क्यों नहीं कहा कि भाई तू माजत कर रहा है पैसे वापस कर दे, क्यों नहीं कहा? बताएं मुझे, पूछे मेरे से फिर क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई एजेंसी कॉस्ट भी वापस होनी थी, उसके ऊपर जो कमीशन आई गई हुई थी उस पैसों के ऊपर वो भी अपने पल्ले से निकाल के पूरे पैसे जमा कराने पड़ने थे कि अगर इतने जुनेद को दिए तो इतने पैसे इधर गए हैं, और वो पूरे पैसे इकट्ठे करके फिर गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ने थे। तो किसी के दिल में इतना रहम नहीं आया कि जाके जुनेद अकरम को चले तुझे गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है, तूने कहा नहीं तुझे पैसे चाहिए वापस कर हमारे पैसे, उस पर डेफेमेशन का केस करें। आप उसको बताएं क्यों डेफेमेशन का केस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बोर्डों के पोल खोल देगा कि भाई मुझे तो इतने पैसे मिले थे, इतने उनके पास थे, इतने में इतने, ये कहानी क्यों खोल देगा? तो यार खुदा का नाम ले यार, अवाम को पागल मत बनाएं इस टाइम के ऊपर। मेरी वजीर आला मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके आजू बाजू जो एजेंसी कॉस्ट के चक्कर में लोग बैठे ना, ये एडवर्टाइजमेंट के लोग समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो एजेंसी कॉस्ट वाला चक्कर है ना, कमीशन बेस्ड वाला चक्कर है एड्स के ऊपर, इसके अंदर से निकल आए। अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो ये लोग बोलते हैं निजी महफिलों में, फिर ये अवाम के सवाल बन जाएगा कि जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था तो 10 अरब रुपए की मीडिया कैंपेन किसने की? यार खुदा का नाम ले यार, यहाँ पर हमसे बिजली के यूनिट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, मेरी हुब्बुल वतनी बढ़ गई पांडे में, भाई मैंने नहीं पाकिस्तान छोड़ के जाना। ओ भाई मैं खुदा की कसम मैं बिजली की वजह से तंग आके पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। अभी हम यहाँ पर गर्मी में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं यार, हम एक एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे यार, खुदा का नाम ले यार। अली भाई हमारी क्या जिंदगी बना दी यार। अली भाई अभी आपने बोला कि ताकत का जो बैलेंस है वो बदल रहा है। एक टाइम पे कहा जाता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, फिर आपने बताया कि अब वो ताकत शिफ्ट कर गई है एक खास हल्के में। अब साथ साथ पाकिस्तान में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा, जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन है सोसाइटी का, वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसको कुछ कुव्वतें इसका फ़ायदा उठाएंगी, चैनलाइज करेंगी इसको डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, लोगों के गुस्से को चैनलाइज करेंगी। अब बिजली अफोर्ड नहीं हो रही, अभी हमने सोलर के ऊपर बात की कि सोलर भी उनको मिलेगा जो फाइलर होंगे। उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे 8-8, 9-9 रुपये यूनिट्स का बढ़ना, पिछले 10 दिनों में कोई 30 रुपये के करीब यूनिट की प्राइस बढ़ चुकी है। और इस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी जो लोगों की खाने पीने की थी वो बहुत कम हो चुकी है। ऐसे मौक़ों पे जब कानून भी काम ना दे रहा हो, यानी कि जुडिशरी भी अवाम की फेवर में ना हो, और हुकूमत चाहे फेवर में हो लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, हुकूमत के हाथ काट दिए जाएं, उनको भी परफॉर्म करने ना दिया जाए कि वो अवाम को रिलीफ दे सकें, तो क्या ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान को एक और मार्शल लॉ की तरफ लेके जा रहा है? देखिए दिल साहब, अभी जब बात हो रही थी कि ताकत का या पावर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। देखिए जब वो बैलेंस कायम रहता है ना, तवाज़ुन कायम रहता है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन इस वक्त वो अगर एक बैलेंस 50 पे है एक फरीक, तो दूसरा 100 पे आ गया है। ये जो आधा फ़र्क या डबल फ़र्क पड़ गया है ना, ये तनासुब जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। और इससे हो क्या रहा है, अभी आपने बात की कि अवाम की कोई बात नहीं कर रहा। जब से गवर्नमेंट आई है, बल्कि जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं, तब से हमने ये देखा कि अवाम की कोई फिक्र ही नहीं कर रहा यार। बिल्कुल नहीं यार। इमरान खान साहब ने असेंबलियां डिसॉल्व की, सारा मुल्क की जो सारे करता धरता थे वो सारे अदलिया में जाके बैठ गए।
कि भाई इसका फैसला करो, इलेक्शन होने नहीं होने, इलेक्शन होने नहीं होने। पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो इन्हीं मामलात में उलझी रही। अब जब गवर्नमेंट आ गई है कि 5 साल का मैंडेट है, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लियर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी और पूरी दुनिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, माशी मामलात हैं, वो बेहतर हो जाएंगे, अवाम खुशहाल हो जाएगी, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, सुख का सांस आएगा। लेकिन वो हुआ ही नहीं यार। गवर्नमेंट आती फिर इमरान खान साहब ने और अदलिया ने रखना डाल दिया। कभी नैब के तरमीम का केस, कभी हल्का बंदियों का केस, कभी इलेक्शन मुतनाज़ा होने का केस लगने जा रहा है, अब मखसूस नशिस्तों का केस है। जब से हुकूमत आई इन्हीं उलझनों में उलझी हुई है, इन्हीं खलफशारों में उलझी हुई है। अवाम को कोई फिक्र नहीं कर रहा। जब अवाम को कोई फिक्र नहीं कर रहा, अवाम को क्या चाहिए? रिलीफ। उनको क्या फर्क पड़ता है किसको मखसूस नशिस्तें मिले और किसको ना मिले? उनको क्या फर्क पड़ता है नैब तरमीम हो या ना हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। भाई रोटी नहीं मिल रही लोगों को, रोजगार नहीं है, सस्ती बिजली नहीं। अच्छा, जब अवाम की चीजें नहीं मिल रही तो अवाम क्या मांगेगी? ये चीजें मांगेगी। बिल्कुल। उनको फिर जमहूरियत से भी कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी। वो सॉरी टू से, मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूं, फिर वो ऐसी जमहूरियत पर, सॉरी टू से, मैं फिर माजरत के साथ ये वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, फिर वो ऐसी जमहूरियत पर जिस पे उनकी बात नहीं होती, जिसमें उनको रिलीफ नहीं मिलता, जिसमें उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाती असम्बलियों के अंदर, ऐवानों के अंदर और अदालतों के अंदर, फिर वो ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजेंगे। फिर वो उसको सपोर्ट करेंगे जो आकर के उनको रोटी देगा। तो फिर वो दूसरी ताकत की तरफ भी देखेंगे। अगर कोई तीसरी ताकत आके उनको कहेगी कि हम आपको रोटी देते हैं, और फिर वो देना भी शुरू कर देंगे, फिर वो जाएंगे उसके पास। अली भाई, मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। मेरे मुताबिक और जो स्टैट्स मैंने पढ़े उसके मुताबिक अब तक पाकिस्तान में जितनी भी दफ़ा मार्शल लॉ लगा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा ही है अभी तक। और कहते हैं कि जब ये लगता है तो दूसरे मुल्कों के साथ या दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमारे किस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? देखिए दिल साहब, इस वक्त डायरेक्ट मार्शल लॉ लेकर आना थोड़ा मुश्किल है, उसमें मसाइल ज़्यादा हैं। अब थोड़ा दुनिया भी बहुत जदीद हो गई है, फिर आपका जो राइवल है ना इस वक्त, वो पेनिट्रेट कर चुका है। उसकी जो इंटरनेशनल लॉबी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपकी कंट्री साइड, मुल्की सतह पर आपकी लॉबिंग है ना, और आपकी से है दुनिया में, उनकी बतौर एक पॉलिटिकल जमात आपसे ज़्यादा है उससे। ये बात आपको समझ में नहीं होगी। तो अब डायरेक्ट मार्शल लॉ वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह के मैंने अभी बात की, हालात या ताकत का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है और चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जहाँ से बैलेंस बिगड़ रहा है, ये जहाँ पे माशरे में वो जमात जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट फौज पे हमला भी किया, 9 मई किया, कोर कमांडर जला दिया, वो मजलूम होते हुए भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उन्हें असेंबली में बिठाया जा रहा है, जो बिठा रहे हैं, मुझे लगता है वहां पे कोई मामला खराब हो सकते हैं। आप इमरजेंसी की सूरत हाल निकल सकती है ऐसे। और वो आपके वजीर आजम के पास भी इख्तियार है। अच्छा। वो इंडोर्समेंट करेंगे, मेरे ख्याल से वो इमरजेंसी इंडोर्स करेंगे, आइन आपका जो है वो मुअत्तल होगा टेम्परेरीली मेरे ख्याल से, और वो सदर साहब उस पर साइन करेंगे और फिर पीसीओ जज आ जाएंगे। ओके, और उसमें क्या होता है फिर? अब फिर भी यही होगा ना, फिर आपका आइन मुअत्तल, वो आइन जो इस वक्त ताकत का बैलेंस, जिस आइन को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त ये एक क्लेम है सोसाइटी के अंदर, एक फ्री का तबका बहुत बड़ा कर रहा है कि उस आइन को गलत इस्तेमाल किया मखसूस नशिस्तों के मामले में भी, उसके अलावा भी जो मामला था, हर चीज़ में रिलीफ मिल रहा है जमात को। और वो यूजर फ्रेंडली आइन लगता भी नहीं है मुझे कि अवाम फ्रेंडली आइन तो नहीं है। नहीं, मसला ये कि अवाम की बात नहीं हो रही ना, अवाम को फिर अवाम जब अगर इस तरह की होने के बाद अगर अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, अवाम तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगी। सच बताऊं, बड़ा दिल चाहता है। अब पहले हम बड़ी हुब्बुल वतनी की बातें शातें करते रहे बचपन में, अब एक खास उम्र के हिस्से के अंदर है कि जहाँ पर आपने ना कैरियर अपना सेट करना होता है, तो हम तो पिछले कुछ 6-7 साल से ना वो एक कश्ती के अंदर डोलते जा रहे हैं। जब से ये खान साहब आए थे, उसके बाद से जो हमें डिक्लाइन लगा कि हम स्टेबल भी हुए थे, वो हम एक डिक्लाइन के अंदर, शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत से लोगों का, मेरा भी पर्सनली थोड़ा बहुत तो इससे है ना यार कि अब हमें रिलीफ चाहिए यार अवाम को। आप 200 यूनिट वालों से कम वालों को रिलीफ दे दें, बेशक दें, उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो सबसे पहले एक वकील के पास जाएंगे, उधर फाइलर बनेंगे, और वो 6 महीने के अंदर जितने पैसे उन्होंने बचाने थे ना सोलर के अंदर, वो उनको उधर वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो यार कोई मिडिल क्लास के बारे में भी सोचा जाए यहाँ पर, अभी वो बहुत तंग हो गया। अली भाई, इसके साथ में एक सवाल अपना कपल करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे माइंड में हमेशा रहता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और कई शवाहिद भी हैं इस बात के। मैं वैसे बीइंग ए नज़रियाती वर्कर मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरा अब बिलीव है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान का ताल्लुक इल्यूमिनाटी तंजीम के साथ है और ये गवर्नड बाय जो ये स्पॉन्सर्ड बाय रॉथस्चाइल्ड फैमिली और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बहुत क्लोज लिंक हैं गोल्डस्मिथ के साथ। तभी भी आप देख लें कि जुमाइमा का जो रोल है पाकिस्तानी सियासत में वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो आपको इस बात में कितनी हकीकत लगती है? देखिए, अगर मैं फैक्चुअली बात करूं तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो खुद अपने मुंह से कुछ बातें बता चुके हैं। फैक्चुअली उनको अप्रोच भी किया गया कुछ ताकतों की तरह से, इसी तरह कि उन्होंने नाम नहीं बताया। डेफिनेटली एक सर्टन जिस चीज़ का इतना दबदबा, लोग बड़े बड़े लोग डरते भी हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अप्रोच किया गया था कि आप इसके साथ इमरान खान के साथ चलें, वो बताते हैं। कब किया गया था? ये 2013 की बात ओके। है कि आप इमरान खान के साथ चलें। उन्होंने कहा मैं एनपी के साथ चल सकता हूँ, बाकी जमातों के साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं चल सकता। नज़रियाती इख्तिलाफ है। टारगेट क्या था मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए? उनको कहा गया कि हम पश्तून जो बेल्ट है उसको टारगेट करना चाहते हैं। उसको टारगेट करने का मकसद ये था कि जो वहाँ पे जो हमारे पश्तून बेल्ट है उसमें मुसलमानियत का एलिमेंट थोड़ा एक्सट्रीम पे है, बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल वो मज़हब को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो वो उनको पता था कि लुमनाती में जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है वो उसमें जो मुसलमानियत है, मज़हब का रुझान है, वो उनके चूंकि डेविलिश ख्यालात हैं, डेविलिश चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो फिर जो जिसके मजहबी रुझान इतने ज्यादा हों, एक्सट्रीम पे हों, वो तो उस तरफ नहीं जाता। तो मौलाना साहब के जरिए उसको टारगेट करना चाहते थे, लेकिन मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। सॉरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मौलाना साहब को कहा गया कि खान साहब को आप सपोर्ट करें और टारगेट ये था कि खान साहब जो केपीके की साइड है, पश्तून साइड है, वहां पर उनको प्रमोट करेंगे, वहां उनको रिलीजन से दूर लेके जाएंगे। हम इसी तरह की चीजें थी। अगर 2013 में उनको मिले। देखिए, दूसरी बात, अगर इस पे मैं अगर अपनी अकल के मुताबिक थोड़ा सा देखूं, पाकिस्तान की तारीख में अदील साहब आज तक भुट्टो को फांसी दे दी गई, बड़ा जुल्म सितम हुआ भुट्टो के साथ, भुट्टो की फैमिली के साथ भी हुआ। नवाज शरीफ को कितनी दफा इख्तिदार से निकाला गया, हथकड़ियां लगा के जहाज में बांधा गया, अटक किले में बंद कर दिया गया, जलावतन कर दिया गया, हाई ट्रिजन केस बनाए गए, सब कुछ किया गया। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। आज तक मैंने नहीं देखा कि अमेरिकी कांग्रेस इस तरह से किसी के साथ ऐसे खड़ी हो। अमेरिकी कांग्रेस के वो लोग जो यहूदी लॉबी के साथ ऑन बोर्ड हैं, आपको पता है, वो सारे जिन लोगों ने वो जो कांग्रेस के सेनेट के अंदर वोटिंग की इसके लिए वोटिंग की है, वो सारे कनेक्टेड हैं। वो सारे, हम उनका नाम ही ले सकते हैं ऑनलाइन अभी, वो सारे चाहते हैं जो मुसलमानों को उड़ाना। फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा वो कैंपेन का हिस्सा है, यहूदी इसराइल के साथ है। वो उन्होंने इमरान खान के लिए कांग्रेस में, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी में, आज तक नवाज शरीफ के लिए तो ऐसी करारदाद नहीं मंजूर हुई। वर्किंग कमेटी में कोई केस नहीं गया, ऐसा मामला नहीं उठाया गया। भुट्टो के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इमरान खान के लिए ही क्यों हुआ? तो आपको पता है ना कि ये जो कुव्वतें हैं, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर है। मैं इसमें एक चीज एडिशन करता हूँ। मैंने खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुश सीनियर मिले, और ये 80s की बात है, और वहां पर उनको कहा कि उनको खास कहा गया कि ये हमारा बच्चा, इसका ख्याल रखना है। इमरान खान के बारे में बात की गई। उसके बाद वो बताते हैं कि जो बुश जूनियर था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिला और उसने फिर कहा कि इमरान खान हमारा खास बंदा है, इसका ख्याल रखना है। अब मौलाना की बात को अगर लेके हम आगे चलें कि मौलाना ने कहा कि फहाशी फैलानी, तो फिर ये 2018 के बाद और वो 14-15 में जब उनको मिले खास टारगेट दे के लोगों को बेशर्मी की तरफ लेके आना, तो 14-15 में खास कल्चर पाकिस्तान में आया धरने का। 90 दिन का जो धरना हुआ पाकिस्तान के अंदर, और वो धरने का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था अली भाई, आपको क्या लगता? देखिए, आपने यूथ को मोटिवेट किया, कैसे किया? नहीं, वहां पर म्यूजिक एक्टिविटी होती थी, वहां पर नाच गाना होता था रेगुलर बेसिस के ऊपर। हाँ, ये सारी चीजें। फिर इमरान खान के जलसों को इस तरीके से ग्लैमराइज किया गया कि वहां पर सिर्फ आपको डांस मिलेगा, वहां पर आप एंजॉय कर सकेंगे। आपने ये चीजें कोई विटनेस की हैं? ऐसे ही है। आप नहीं, असल चीज ये सारी चीजें तो यूथ को तो आपने मोटिवेट कर लिया ना, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी कहाँ से आई? इमरान खान की दिमाग की इख्तरा तो नहीं है, ये बाकायदा स्ट्रेटेजीज इंटरनेशनल लॉबीज बना के देती हैं। उन लोगों का दिमाग बहुत काम करता है। आप देखिए, मजहबी टच है। अभी एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बिल्ली का टच आ गया। देखिए, ये बड़ी बारीक बात है।
इमरान खान साहब ने जेल में ये बात कर दी, उनको पता था इस बात का असर क्या होना है। इमरान खान साहब ने परसों जेल में ये बात कर दी कि मेरे साथ जेल में सेल के अंदर एक बिल्ली मानूस हो गई थी, मेरे साथ मानूस से मुराद है मेरे साथ अटैच हो गई, और मेरे साथ चूंकि अटैच हो गई थी तो पुलिस वालों ने जो जेल की इंतजामिया है उन्होंने उसको मुझसे अलहदा कर दिया। अब वो ऐसी खान को मेरे लिए तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है, खत्म हो गई। उसके बाद आपने कंपेन देखी सोशल मीडिया पे कैसी चलाई उसकी पार्टी ने, उस बिल्ली की एआई इमेजेस बना के उस कंपेन को इतना बड़ा कर दिया कि हर बंदा बिल्ली के साथ अपनी सेल्फी लगा रहा है और बता रहा है कि इमरान खान के उस कंपेन को कितना, ये बिल्ली टच देखा आपने? लेकिन आपने देखा जब वो शी डॉग वाला टच हारजा ने जब अपनी बुक में लिखा, उन्होंने बुक में लिखा कि खान साहब के ताल्लुकात थे एक शी डॉग के साथ। मैंने नहीं कहा, ये हाजरा ने अपनी किताब में ये बात मेंशन की, उसमें क्यों कैंपेन क्यों नहीं हुई? जी पता नहीं, वो किताब अब मैं पढ़ूंगा ना, मुझे मिलेगी तब मैं इसको इंडोर्स, हाँ लेकिन रेफरेंस है, उन्होंने अपनी किताब में अगर लिखा है, आपने पढ़ा है तो उस पर केस किया जा सकता है अगर ऐसा है तो। उसमें तो इस तरह के खान साहब के केस हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या ब्रांड बिल्डिंग है इमरान खान की कि इस टाइम के ऊपर अगर ट्रंप के साथ कल एक वाकया हुआ है तो इमरान खान को उसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। ये आप मुझे वैसे एक बात बताएं, क्या कभी ऐसे लोग जो मुसलमानों के हक में अच्छे नहीं, वो कभी चाहेंगे पाकिस्तान मुस्तहकम हो? यस और नो में बताएं। नहीं, कभी भी नहीं है ऐसा। तो वो फिर इमरान खान को मुस्तहकम करना क्यों चाहते हैं? आप समझ जाए ना, फिर यही तो बारीक बात है। मुझे भी इस बात पे बिलीव हो रहा है। फिर डॉक्टर इसरार यार 1997 में वो क्या बात करते थे कि इसको लॉन्च कर दिया गया है गोल्डस्मिथ फैमिली की तरफ से। सर आप डॉक्टर इसरार हकीम सईद को सुने, हकीम सईद साहब की चीजें पढ़ें। आप ईदी साहब को जो अप्रोच इमरान खान साहब ने उस वक्त किया था और पूरा प्लान बता दिया था और फिर ईदी साहब ने उसको पूरे को एक्सपोज कर दिया था, तो चीजें तो फैक्चुअल, ये तो फैक्ट्स हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली असल में ये उस वक्त से चीजें ग्राउंड पे हैं और रिकॉर्ड पे हैं और सबके सामने हो रही हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी रियासत को उस वक्त से लेके अब तक जो हमारे करता दरता जो पीछे बैठे हैं उनको पता ही हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पाए, और अब वो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गई एक चीज, अब उसको पकड़ नहीं सकते, अब उसको आप नहीं पकड़ सकते, यू कांट। और ट्रंप की अभी आपने बात की ना जनाब, तो सर ट्रंप को बकायदा पीटीआई सपोर्ट कर रही है जी, बहुत ज्यादा। स्क्रिप्ट एक ही है। हमाद अजहर, मैं बताता हूँ मैंने क्या देखा, अभी मैंने नोटिस किया, हमाद अजहर ट्रंप के अकाउंट को और इमरान खान के अकाउंट को आपस में अटैच कर रहा है। मुझे जाते जाते एक बात का जवाब दें, गुलामी नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर, ये नारा आपने भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, ये नारा किसने दिया था? इमरान खान। अब जब अमरीकी गुलामी नामंजूर, तो ये किस तरीके से अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और लोग बिलीव कर रहे हैं उसके ऊपर, ये दज्जाल का सहर तो नहीं है? देखें, रजी दादा साहब ने ना परसों एक बड़ी खूबसूरत बात की। रजी दादा ने कहा कि साइफर जब आया था तब इग्नोर कर दिया गया था, साइड पे रख दिया गया था। शामिद कुरैशी इमरान खान के पास लेके गए कि इसमें को पढ़े तो सही, इसमें कुछ चीज़ है, उसको इग्नोर कर दिया गया था। फिर अमेरिका से फिर पैगाम आया कि भाई उसको चेक करो, हमने मदद भेजी है, फिर उस पर बयानिया बनाया गया। तो अगर मैं रजी दादा की उस बात को पे उस थ्योरी पे चलूं जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी लगती है, फिर उसका मतलब है कि वो जो साइफर था वो तो इमरान की मदद के लिए आया था और उस साइफर पे पूरा बयानिया बना, और उस साइफर के जो बयानिया बना उसको टाइम आने पे कैसे स्विच किया गया, सारा जनरल बाजवा पे डाल दिया गया। इमरान खान ने कहा किसी ने कुछ नहीं किया, अमरीकियों ने नहीं किया, ये सिर्फ जनरल बाजवा ने किया। फिर उसको स्विच भी कर दिया और उसके फॉलोअर्स ने ऐसा हिप्नोटाइज किया कि उन्होंने मान भी लिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। और अब आप देखें, अभी मैं बात बताने लगा था आपको कि ट्रंप का इलेक्शन बाकायदा ये लड़ रहे हैं वहां पर जो इन्होंने लॉबीज हायर किए हैं वो ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं। उधर जो जितना भी पूरी पीटीआई का वोटर है जो ओवरसीज में अमेरिका में, वो सारा मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने ट्रंप को वोट देना है और उसके बदले में क्या लेना है? इमरान खान। उसके बदले में आप देखिएगा। अच्छा, जाते जाते हम एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ते हैं, वो ये है कि अगर ट्रंप आएगा और ट्रंप आके अपनी पावर का यूज करके इमरान खान को जेल से निकलवाएगा, तो आपको लगता है कि उसके बाद ट्रंप इमरान खान को यूज करेगा कि नहीं करेगा? अगर तो इमरान खान को यूज नहीं करेगा ना, छुड़वा के कहेगा जी बहुत अच्छा, अब मेरे साथ बैलेंस होके बात कर, मेरे लेवल पे आके बात कर, क्या अगर ट्रंप इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा दे तो आपको भी लगता है कि इमरान खान उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेगा कि आप पाकिस्तान को बेच देगा सिर्फ इस चक्कर में कि इसने मुझे जेल से बाहर निकलवाया था? देखें, ट्रंप आएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये इस वक्त जो सख्तियां हैं और ये मजीद बढ़ेंगी भी पाकिस्तान पे माशी लिहाज से, लेकिन मुझे लगता नहीं है
क्योंकि इमरान खान ने जो 9 मई वाला मामला किया है ना, वो पाकिस्तान का 9/11 है। पाकिस्तान के जो उस वक्त करता धरता है, उनके पास बड़ी अच्छी ग्राउंड है। अभी हमारे कोई इतने स्टेक हैं भी नहीं अमेरिका के साथ, सिवाय IMF के। ठीक है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा, ना मेरे को आप फौजी इमदाद आती है, ना कोई बाकी कोई एड शेड आती है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा लेट जाएंगे। हमने, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की शकील अफरीदी के लिए। आपको शकील अफरीदी का पता ना सारा, कि वो उसामा बिन लादेन को उसने ट्रेस किया, उसकी सारी रैकी शैकी वो करता रहा पोलियो कैंपेन के आड़ में। और वो अमेरिका की सेनेट में शकील अफरीदी के लिए बाकायदा करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि हमारा ये मोहसिन है, उसकी फैमिली के लिए नेशनलिटियाँ निकल चुकी हैं। उसके बावजूद हमने इतने प्रेशर के बावजूद शकील अफरीदी अमेरिका के हवाले नहीं किया, उनका जो कि असासा है। तो मुझे लगता है कि अगर तो यही आपकी हाफिज साहब ही रहे और इनको एक्सटेंशन का मामला हो गया, या इसी तरह का मजाज रहा हमारी इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का, तो मुश्किल है इमरान खान साहब का। मैं उसी बात को जोड़ूं कि हाफिज आसिम मुनीर से जो इख्तलाफ स्टार्ट हुआ ना इनका, मैं जो हमने इल्यूमिनाटी वाली टॉपिक मैंने छेड़ा था, वो बेसिकली ख़त्म यहीं पर होना था कि हाफिज साहब के साथ जो इनका इख्तलाफ है, बेसिकली वो एक हाफिज कुरान आदमी है। ऑब्वियसली बात है, ईमान का पक्का ही होगा ना, कुरान उसने अपने दिल में उतारा हुआ है, अगर कुछ तो होगा ना। एक आम शख्स से एक हाफिज कुरान के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो बिके भी नहीं। उन्होंने शिकायत भी लगाई कि खान साहब बुशरा बीबी चोरियां कर रही है, और उसके आगे ऑलरेडी गंदे भी हो गए थे। इनको पता होगा कि कोई प्रिंसिपल वाला आदमी है। तो अब जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, कि जो इंटरनेशनल लॉबी आजकल हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन कर रही है, आप देख रहे हैं आज भी कैंपेन स्टार्ट की हुई है, ये भी गवर्न की जा रही है वो सहूनी ताकतों, वो इल्यूमिनाटी तंजीमों, खास करके गोल्डस्मिथ फैमिली, रॉथचाइल्ड फैमिली, उनकी तरफ से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्होंने पुश किया हुआ इस टाइम के ऊपर। इमरान खान को विदाउट एनी रीजन, इमरान खान की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हाफिज आसिम मुनीर से, लेकिन इमरान खान हाफिज आसिम मुनीर से एक जंग लड़ रहा है, और वो जंग अपनी नहीं है मेरे मुताबिक। वो जंग इस टाइम पे, जिन्होंने कहा था ना कि आई जस्ट सेल माय सोल टू द डेविल, जो मौलाना फजल रहमान से 2013 में मिले, जिन्होंने खुर्शीद शाह ने, जिसके बारे में बताया कि वो भुट्टो को पैगाम आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को पैगाम आया कि इमरान खान का ख्याल रखो, मिल के कहा गया। ये वो इस टाइम पे हमारी फौज का भी बड़ा कर रही है। आप इस पे कोई कमेंट देंगे चाहते हुए? इसमें कोई शक नहीं है, फौज कमजोर, पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं उनको कमजोर फौज सूट करती है। आपकी इसराइल को आप पाकिस्तान की फौज कमजोर सूट करती है, इंडिया को कमजोर फौज सूट करती है। और भारत जो है, भारत उसका कोलिशन पार्टनर है अमेरिका का, तो डेफिनेटली अगर भारत अमेरिका के लिए इतना कुछ करता होगा, तो भारत उसके बदले में क्या मांगता होगा कि पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर कर दो। और डायरेक्टली अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका को तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे बनाना रिपब्लिक का कंसेप्ट आ जाए, या जहाँ पर ताकत या कोई इस तरह से टूटा हुआ माशरा या टूटिया हुआ सिस्टम जिस तरह का भी है, ताकत का जो बैलेंस बिगड़ा है, वो इस तरह की चीज़ों ने सूट करती, क्योंकि उधर उनका तसल्लुत कायम रहता है, तो वो तो चीजें उनको सूट करती, इसमें तो अली कोई भाई, शक नहीं इसको है। एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन के ऊपर छोड़ते हैं। आज को हम कंक्लूड करते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे पाकिस्तान की हुकूमत बनाने में, तो फैसला आप कर लें कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव देखना चाहता है, आगे जाता हुआ देखना चाहता है, या उसको अफगानिस्तान बनाना चाहता है, या उसको इराक बनाना चाहता है, लीबिया बनाना चाहता है, शाम बनाना चाहता है। तो जिन लोगों को ये वहम है कि हम अमेरिका के तरले मिनते करके उससे सपोर्ट लेके हम ये कर लेंगे, तो वो फिर अपना वहम दूर कर लें। थैंक यू सो मच अली भाई, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की, बड़ा मजा आया आपके साथ। अब देखते हैं क्या बनता है आगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।